सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो भी नया चैप्टर कौन सा? नए बुक कहने का मतलब दूसरा सोशल साइंस का एक बुक है हिस्ट्री, उसी का हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, वो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो एक और ज़रूरी जानकारी, आप लोग कहीं ना कहीं ये फर्स्ट चैप्टर है तो मुझे लगता है 6-7 महीने बीत चुका है। तो आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़ ही लिए होंगे यूरोप में राष्ट्रवादी चैप्टर। तो आप लोग एक बार जहाँ पे पढ़े होंगे और एक बार हमसे पढ़िएगा, पार्ट बाई पार्ट इसका आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो पूरा पार्ट कंप्लीट करने के बाद एक बार देखिएगा, आपको खुद फ़र्क साफ दिखाई देगा कि कौन बेहतरीन पढ़ाता है। और यहाँ पे आसान इजी कॉन्टेक्ट के साथ पढ़ाई होता है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास, आखिर इतिहास कहते किसे हैं, आइए हम आपको समझाते हैं इतिहास आखिर होता क्या है। चलिए, इतिहास कहने का मतलब, इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है इति और दूसरा है हास। इति और हास। इति का अर्थ होता है अवश्य ही। इति का अर्थ होता है अवश्य ही। और हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा, अवश्य ही घटना हुआ होगा। तो इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है अवश्य ही घटना घटा होगा। तो हम आप सभी को बात बताना भूल गए, हम लोगों को पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान ले आखिर इतिहास होता क्या है। नया चैप्टर और नया बुक है, तो आखिर जान ले कि इतिहास क्या है और इसके बारे में क्या क्या किन किन वैज्ञानिकों द्वारा योगदान रहा। चलिए, तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है अवश्य ही और हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा। इति का अर्थ होता है अवश्य ही और हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा। तो जो घटना अवश्य ही हुआ होगा उसे इतिहास कहता है। चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इतिहास क्या है। तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि हमने लिखा है इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है अवश्य ही और हास का अर्थ होता है घटना हुआ होगा। अवश्य ही घटना हुआ होगा, इसे ही इतिहास कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास समझ गए और इतिहास का एक छोटा सा परिभाषा समझ लीजिए नॉर्मली। तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। चलिए, क्या कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अतीत कहने का मतलब अतीत, जैसे इंग्लिश में हम आपको समझा रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 टेंस का नाम सुने ही होंगे। तो उसी में का एक पास्ट टेंस आता है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। तो उसी को भूतकाल कहिए या अतीत कहिए, मतलब अतीत ज़्यादा बेहतरीन रहता है, तो इसीलिए अतीत ही कहते हैं। तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। चलिए, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? चलिए, इतिहास के जनक कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जनक कौन है? चलिए आप लोग बताइए। यहाँ पे दिख रहा है आपको? वहाँ पे नहीं दिख रहा है, रुकिए हम यहाँ पे क्लीन करके आपको लिख के बता देते हैं। यहाँ पे नीचे, इतिहास के पिता कौन है? इतिहास के जनक। चलिए इसको
ब्लैक से लिखते हैं तो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इतिहास, इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है कहने का मतलब क्या हुआ? आप सभी को आंसर पता है तो बताइए, नहीं तो हम तो बताइए करेंगे। चलिए, नहीं पता है हम बताते हैं। वाह वाह, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, वो बता रहे हैं। चलिए हम बताते हैं आपको इसका आंसर। तो इतिहास के जनक कौन है आपको पता नहीं है? तो चलिए हम बताते हैं। इतिहास के जनक हैं हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। चलिए यहाँ तक समझ लिए। चलिए अब ये समझते हैं इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ये समझ लिए। अब समझ लें इतिहास होता क्या है। ठीक है, इतिहास के एक और परिभाषा देख लेते हैं। चलिए, इतिहास का एक और परिभाषा देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास, आखिर इतिहास कहते किसे हैं? चलिए, इतिहास का होने का अर्थ हुआ इतिहास। तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। इतिहास, इतिहास का होने का मतलब हुआ। चलिए इसका एक और परिभाषा बताते हैं जो सटीक 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछेगा, उसमें अगर आप इस परिभाषा को लिख देते हैं तो आपको 10 में मतलब 5/5 पाएगा। ठीक है, तो चलिए इतिहास आखिर होता क्या है? तो तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर, चलिए लिखते हैं, तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर तथ्यों एवं प्रयोगों के आधार पर क्या लिखेंगे? तथ्यों एवं प्रयोगों के आधार पर इतिहासकारों द्वारा पुरानी घटना को उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। तो चलिए, तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर, तथ्यों और प्रयोगों कहने का क्या मतलब? मतलब कि जैसे किसी किताब में लिखा हो या कोई व्यक्ति इसका गवाह हो या पुख्ता सबूत हो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे केस दर्ज कराता है तो कोर्ट में जाता है वो, तो जो जज साहब होते हैं वो प्रूफ मांगते हैं ना, सबूत, कि आपके पास क्या सबूत है कि यही दोषी है, तो उसी सबूत के आधार पर उसको सज़ा दी जाती है। वैसे ही सबूतों एवं गवाहों के आधार पर नहीं, सबूतों और प्रमाणों के आधार पर, तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर या सबूतों एवं प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, इतिहासकार कहने का मतलब जैसे आपको हम बताएं इतिहास के जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री के जनक आपको जैसे यहाँ पे पता है हेरोडोटस है, वैसे ही इनके जैसे और भी इतिहासकार है, उनके द्वारा पुरानी घटना को उजागर करना ही
इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उजागर करना ही इतिहास कहलाता है, यहाँ तक समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। अब हमने आपको इतिहासकार में बताया हेरोडोटस। चलिए हेरोडोटस के बारे में भी जान लेते हैं। हेरोडोटस एक वैज्ञानिक है, यूनान वैज्ञानिक है। ये कहाँ के वैज्ञानिक है? यूनान के। हेरोडोटस कहाँ के वैज्ञानिक है? यूनान के वैज्ञानिक है। हेरोडोटस यूनान के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व कहने का मतलब पूरे पृथ्वी को, पूरे पृथ्वीवासियों को, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जिन्होंने संपूर्ण विश्व को इतिहास के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? इतिहास के बारे में बताया। इतिहास के बारे में बताया। और ये कब बताए थे? सर्वप्रथम, यहाँ पे एक बात छूट गई, यहाँ पे लिख लीजिएगा। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम ना यूनान के वैज्ञानिक। चलिए इसी पे समझा देंगे आपको। तो हेरोडोटस कौन थे? यूनान के वैज्ञानिक थे। हेरोडोटस कौन थे? यूनान के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को जिन्होंने संपूर्ण विश्व को इतिहास के बारे में बताया। जिन्होंने संपूर्ण विश्व को किसके बारे में बताया? इतिहास के बारे में बताया। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को क्या बताया? इतिहास के बारे में बताया। और इन्होंने इतिहास के बारे में पूरे विश्व को ज़्यादा जानकारी दी, इसी के कारण इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने इतिहास के बारे में पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा जानकारी दी, इसी के कारण इन्हें इतिहास के जनक के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ तक क्या समझ गए हम लोग? तो अभी तक हमने समझा इतिहास के प्रकार, इतिहास कहते किसे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट बच गया है, उसके बाद हम सीधे मुद्दे पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। चलिए इसे मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हिस्ट्री में अगर ज़्यादातर आप बुक पढ़िएगा तो उसमें दो शब्द मतलब मूलतः बार बार आते हैं। तो पहला शताब्दी, क्या आता है? शताब्दी। शताब्दी या सदी, शताब्दी या सदी। और एक आता है आपका दशक। ठीक है, तो चलिए दशक, इन दोनों को बढ़िया से समझते हैं। ये क्योंकि भी ये है मतलब महत्वपूर्ण है। तो इस हिस्ट्री में अगर आप बुक पढ़िएगा ना तो इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए शताब्दी, शताब्दी का तात्पर्य है 100 वर्ष को। शताब्दी, 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं। जैसे इसको यहाँ पे लिख देते हैं,
100 वर्ड्स को शताब्दी कहते हैं। शताब्दी कहते हैं। और 10 वर्ष को दशक कहते हैं। तो 10 वर्ष को दशक कहते हैं। चलिए, और यहाँ पे शताब्दी, कभी कभी आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो कहते होंगे अरे विराट कोहली तो शतक लगा दिया, मतलब 100 रन लगा दिया, तो इसे शतक भी कहते हैं। शताब्दी को, सदी को शतक भी कहते हैं। शतक क्या कहते हैं? शतक। चलिए, तो अब हम इसका उदाहरण समझते हैं, इसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है? तो चलिए, अब बताइए, कोई आपसे पूछ दे कि अभी आप 2025 में हैं, किस में है? 2025 में है। तो अगर कोई आपसे पूछता कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है बबुआ, तो आप लोग क्या कहिएगा? बहुत सारे बच्चे होंगे इसके आधार पर कहेंगे, इसके आधार पर कि कौन सी शताब्दी चल रही है, तो कहेंगे 21वीं शताब्दी चल रही है। इसके आधार पर कहेंगे, बहुत बच्चों का 22-23 भी आएगा कमेंट, लेकिन इसमें होगा, इसका सही आंसर होगा 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं। चलिए, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं आधुनिक युग। क्या लिखते हैं? आधुनिक युग या आधुनिक समय। आधुनिक समय, आधुनिक समय 2000 से लेके 2100, 2000 से 2100, 2000 से लेके 2100 ईस्वी तक, ईस्वी तक कौन सा चलेगा? तो हम लोगों का 21वीं शताब्दी चलेगा। क्या चलेगा? 21वीं शताब्दी। क्या चलेगा? 21वीं सदी या 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी क्या चलेगा? 21वीं शताब्दी। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, और एक उदाहरण देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 22वीं शताब्दी आने के लिए अभी कितना और चाहिए? तो अभी 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, तो अभी 2025 अभी 2025 चल रहा है। तो अभी 22वीं शताब्दी के आने के लिए अभी 75 साल और इसमें 2025 में 75 वर्ष और ऐड करेंगे, तब आपका शुरू हो जाएगा। ऐड करने के बाद जब 75 वर्ष और ख़त्म हो जाएगा, तब आपका शुरू होगा क्या? 22वीं शताब्दी। 22वीं शताब्दी। उसके बाद आपका क्या शुरू होगा? 22वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो अब एक और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे आप लोग बताइए, अब 1800 से 1900 ईस्वी, ये कौन सी शताब्दी है? बताइए आप लोग। 1800 से 1900 ईस्वी कौन सी शताब्दी है? तो ये आप लोगों का हो जाएगा 19वीं शताब्दी। क्या हो जाएगा? 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी। ये आप लोगों का हो जाएगा 19वीं शताब्दी। पूछिए 19वीं शताब्दी कैसे? जैसे 1801 हो जाएगा, ये भी 1900 से कम है। फिर 1850, ये भी 1900 से कम है। फिर 1899, ये भी 1900 से कम है। तो ये भी हो जाएगा 19वीं शताब्दी। समझ में आया? देखिए,
1800 से 1900 ईस्वी क्या है, 19वीं शताब्दी। 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय है 19वीं शताब्दी, ठीक है। तो अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, अभी आपको पता है 21वीं शताब्दी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग शताब्दी समझे। और मान लीजिए और एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे अगर कोई कहे 16वीं शताब्दी का उदाहरण देते हैं। 16वीं शताब्दी कहने का क्या अर्थ है, शताब्दी। आप सीधा सीधा लॉजिकली भी कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1601 1600 से 1600 से एक कम क्या है, 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1500। 1500 से 1600 को क्या कहेंगे, 16वीं शताब्दी कहेंगे, ठीक है। चलिए और एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 1700 से 1800, ये कौन सा शताब्दी हो जाएगा, तो 18वीं शताब्दी। ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी। तो मान लीजिए ऐसे अगर आपको दिया हो 1700 से 1800, तो यहाँ पे जो बड़ा वाला होगा ना, तो उसी को 20 शताब्दी लगा देंगे, ये भी सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं मुद्दे के बात पे। क्या कहते हैं, मुद्दे पे। उस समय से हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, तो बेसिक भी पढ़ लिए बढ़िया से। अब आते हैं मुद्दे पे। तो अब हम लोग का मेन टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये सब बेसिक था, तो एकदम जीरो से लेवल से पढ़ा रहे हैं, जीरो लेवल से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम लोग ये समझे। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे लिखे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद कहने का क्या मतलब है, यूरोप आखिर है क्या। यहाँ पे हम जो यहाँ पे आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम टॉपिक लिखे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ से आपके मन में दो प्रश्न उठ रहे होंगे, आखिर यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। आखिर यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको तो थोड़ा बहुत मालूम भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जो ज़्यादा बढ़िया से पढ़े उनको पूरा मालूम होगा। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि यूरोप और राष्ट्रवाद, ये तो क्वेश्चन उनके मन में जरूर आएगा। अगर मैंने ये जो लिखा है उसको वो देखेंगे तो उनके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि यूरोप क्या होता है और राष्ट्रवाद क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, तो यूरोप क्या होता है। तो पूरे विश्व में पूरे विश्व में कितने महादेश हैं, महादेश पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। पूरे विश्व में कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। पूरे विश्व में 7 महादेश हैं, जिसमें से है एक यूरोप। पूरे विश्व में कितने महादेश हैं, तो 7। तो चलिए आगे समझते हैं। इस तो आपको लाइन लग रहा है, दिख रहा है, मैंने समझ में आ रहा है। चलिए अब पूरे विश्व में कितने महादेश होते हैं, 7। तो सबसे पहला महादेश आता है एशिया। सबसे पहला महादेश एशिया, उसके बाद एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद देखिए पहले एशिया, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका। ये आगे पीछे होगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अंटार्कटिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद एक हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, एक हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और एक उत्तरी अमेरिका और एक दक्षिणी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका और एक हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। देखिए, तो हम लोग ये जाने कि पूरे विश्व में कितने महादेश हैं, 7 महादेश है। तो उसमें से पहला महादेश है, विश्व में कुल कितने महादेश हैं, तो विश्व में कुल 7 महादेश है। तो उसमें से एक महादेश है आपका एशिया, एक कौन सा महादेश है, एशिया, और एक है यूरोप, और एक है अटलांटिका, और एक है अफ्रीका, और एक है ऑस्ट्रेलिया, एक क्या है ऑस्ट्रेलिया, और एक उत्तरी अमेरिका, और एक दक्षिणी अमेरिका। तो हम सभी को ये महादेश है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर महादेश क्या होता है। चलिए महादेश के बारे में समझते हैं, महादेश आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले महादेश समझ लेते हैं, महादेश समझ लेते हैं। महादेश कहने का मतलब चलिए समझ लेते हैं महादेश। तो महादेश कहने का मतलब एक से अधिक देशों के समूह को महादेश कहते हैं। एक से अधिक देशों के समूह को क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। चलिए, एक से अधिक देशों के समूह को महादेश कहते हैं। तो एक से अधिक देशों के समूह को क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। यहाँ पे हम जाने कि पूरे विश्व में कुल कितने महादेश हैं, 7। तो पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है अटलांटिका, और चौथा है अफ्रीका, और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया, और छठवा है उत्तरी अमेरिका, और सातवां है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे एशिया। तो ये क्वेश्चन उठता है कि देशों का समूह, आखिर हमारा भारत किस महादेश में है। भारत भी किसी महादेश में ना होगा। अगर देश का समूह बोल रहे हैं तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान पड़ोसी देश है, नेपाल भी पड़ोसी देश है। तो ये किसी न किसी का समूह होगा ना। तो ये किस महादेश में पड़ता है, हमारा भारत। तो हमारा भारत जो आता है वो एशिया महादेश में आता है। भारत एशिया महादेश में आता है। भारत किस महादेश में आता है, एशिया। और इसमें हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये पढ़ना है, हमको इस चैप्टर में केवल यही पढ़ना है, यूरोप के बारे में। क्या पढ़ना है, यूरोप के बारे में। यूरोप के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आखिर यूरोप क्या है। तो ये समझ गए कि यूरोप एक महादेश है। महादेश कहने का मतलब, तब महादेश है तो इसमें देशों का समूह होगा। तो अगर महादेश कहा रहा है तो इसमें एक ही को तो देश होगा नहीं, इसमें कई गो देश हो सकता है। ये 2 गो हो सकता है, 3 गो हो सकता है, 4 गो हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर महादेश कह रहा है तो इसमें एगो तो देश होगा नहीं, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब, ठीक है। चलिए पहले थोड़ा पानी पी ले, हमारा गला सूख गया है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, यूरोप के बारे में। तो हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक पे थे। तो हम लोग ये समझ लिए कि यूरोप क्या है,
ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रवाद पे, ठीक है। तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं राष्ट्रवाद पे। तो महादेश समझ लिए, एक से अधिक देशों के समूह को क्या कहते हैं, महादेश कहते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब आते हैं इस मुद्दे, आखिर यूरोप में हुआ क्या था। यूरोप क्या है, यूरोप क्या है अभी तो समझाएं। तो यूरोप क्या है समझ लिया, अब राष्ट्रवाद क्या है ये समझना है। अब क्या समझना है, राष्ट्रवाद क्या है। तो चलिए ये समझते हैं राष्ट्रवाद। तो चलिए ये समझाने से पहले हम आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। आपको एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। और उस उदाहरण के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण देते हैं। मान लीजिए ये कौन देश है, ये क्या है, देश है। मान लीजिए ये पूरा कौन देश है, ठीक है। चलिए मान लीजिए देश है, मान लीजिए ये देश है, क्या है, देश। मान लीजिए देश है। चलिए अब देश है तो इसका राजा भी तो कोई होगा जी। देश है तो राजा भी होगा, स्वाभाविक बात है। तो ये देश है तो इसमें एगो है राजा, मान लीजिए ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा राजा। चलिए आपको बता रहे हैं ऐसे ही, ये देश हो गया और ये यहाँ का राजा हो गया। ये कौन हो गया, राजा। ये देश हो गया पूरा और ये यहाँ का राजा हो गया। अब देश है तो इसमें नागरिक भी तो होगा, मतलब जनता भी तो होगा। तो चलिए ये भी समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, चलिए हमको जल्दी से बनाकर दिखाते हैं। ये ऐसा समझ लीजिए कि लाखों हजारों की भीड़ में जनता है तो उन सबका फेस नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो कहेगा कि आप राजा का सर जैसे मुंह बनाए हैं वैसे ही राजा को दिखा रहे हैं, वैसे ही हम लोग को जनता को भी दिखा रहे हैं। तो जनता लाखों की संख्या में है तो भीड़ में है तो नहीं दिखाई दे रही है इनका फेस। तो मान लीजिए ये जनता हो गई यहाँ का, ये का हो गई, ये सब जनता हो गया यहाँ का। तो मान लीजिए ये देश है और ये राजा है। अब मान लीजिए राजा कौन होता है, राजा कौन होता है, तो राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की देखभाल करे, प्रजा की सेवा करे। राजा कौन होता है, जो अपनी प्रजा की देखभाल करे, अपनी प्रजा की सेवा करे, ठीक है। तो ये राजा हो गया, ये क्या हो गया, राजा। ये तो राजा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ये है राजा और ये सब इसका प्रजा है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये राजा है और ये सब प्रजा है और ये एक देश में है। तो देश है तो पहले के समय में तो राजा ही रहा करते थे, प्रधानमंत्री भी रहा करते थे, लेकिन अधिकांश जगहों पर राजतंत्र चलता था, ठीक है। तो उसी का विरोध होते होते धीरे धीरे आज हम लोग स्वतंत्र है। नहीं तो हमको भी अंग्रेज गुलाम किया था, हम लोगों को भी, मतलब भारत देश पे भी। तो चलिए उसको पहले हटाते हैं। एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उस वक्त उसे विस्तार से समझेंगे, पहले इसे समझते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है, देश है और ये यहाँ का राजा है और ये यहाँ का प्रजा है। जो जितना बूंदा में दिखाई दे रहा है आपको, वो सब यहाँ की क्या है, प्रजा है। तो मान लीजिए राजा भी है प्रजा भी है। और राजा कौन बनता है, जो अपने प्रजा की सेवा करे, प्रजा के लिए अच्छे अच्छे काम करे, प्रजा पर शोषण ना करे, प्रजा पर शोषण ना करे। कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रजा के लिए कार्य करे। राजा वही ना बनता है जो प्रजा के लिए कार्य करे। राजा कौन बनता है, जो प्रजा के लिए कार्य करे, बल्कि प्रजा पर शोषण ना करे, ठीक है। तो अब मान लीजिए आज का आपको उदाहरण दे रहे हैं अभी के डेट में। मान लीजिए अभी का आपको उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हमारे पीएम कौन है, प्रधानमंत्री। हमारे पीएम कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
एक सेकंड। हमारे पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मान लीजिए वो देश का भलाई करना छोड़ के देश के लोगों पर शोषण करने लगे तो उनका विरोध होगा ना जी। अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री अभी के, तो वो आके शोषण करें पूरे बिहार का, भारत देश का वो अगर शोषण करें तो जनता लोग उनसे खुश रहेगा? उनका क्या करेगा जनता लोग? उनको गद्दी पर से हटा देगा। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग उनकी जगह पे होंगे, जनता की जगह पे, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर प्रधानमंत्री शोषण करने लगा तो आप लोग क्या करेंगे? तो स्वाभाविक बात है, या तो मार डालेंगे या तो उसको उनको प्रधानमंत्री के पद पे से हटा देंगे, यही ना करेंगे। तो वैसे ही कुछ होता है। तो ये राजा है और ये प्रजा। तो राजा जब शोषण करने लगा राजा जब प्रजा का शोषण करने लगा तो प्रजा में भी कुछ वैसे लोग थे जो उनका विरोध करने लगे। क्या करने लगे? विरोध करने लगे। कहने का मतलब कि उनके विरुद्ध खड़ा हो गए। तो उनके विरुद्ध खड़े होंगे। मान लीजिए एक तरफ एक अकेला राजा और दूसरी तरफ पूरी प्रजा, तो इसमें जीत किसका होगा? तो स्वाभाविक बात है प्रजा का ही होगा। चूंकि मान लीजिए अगर एक ओर से, आपको एक और उदाहरण देते हैं, एक ओर से एक व्यक्ति के घर से अगर लाठी डंडा से मारा पीट होता है तो एक व्यक्ति के घर में 10-12 सवांगी है और एक व्यक्ति के घर में 2 सवांगी है, तो बताइए उसमें से जीतेगा कौन? आप ही बताइए। 10-12 सवांगी वाला जीतेगा घर, स्वाभाविक बात है। तो वैसे ही ई राजा को के विरुद्ध खड़े हो गए सब। क्या हो गए? खड़े हो गए सब। और इन सब में एकता का भावना आ गया। किसका भावना आ गया? एकता का मतलब क्या है? वो देश पर शासन कर रहा है, चला होता नहीं तू संगे चला उनका के बताइए दिया है बेरा। तो ये सब एकता का भावना आ गया, चाहे वो किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसमें एकता का भावना आ गया। इसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। कहने का मतलब इसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यह भावना किसी क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह भावना उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। यह कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे इस शासन की तो अगर शोषण करेगा तो सब मिल के एकत्रित होगा, सब एक संघ को बनाएगा, सब में आपस में भाईचारा का भाव आ जाएगा और देश के प्रति प्रेम की भावना आ जाएगा। देश के प्रति किसका भावना आ जाएगा? प्रेम का। तो वो कहेगा कि अरे भाई चलो ना, सब आदमी मिल के उनका हटाइए दिया। इसी भावना को वो जब सब एक हो जाते हैं, सब एक दूसरे के भ्रातृत्व में हो जाते हैं, तो इसी भावना को मतलब देश के प्रति प्रेम करने लगते हैं। इसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिन व्यक्तियों में यह भावना उत्पन्न होती है उसे राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से डबल सी लिख कर भेजो। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो विरोध करने के लिए सब एकजुट हो गए। चलिए एक और उदाहरण देते हैं, चलिए आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए आप भारत देश के निवासी हैं, तो आपसे कोई कहेगा, आप मान के चलिए गए दूसरे देश में, आपसे कोई बुराई करेगा तो आप क्या करेंगे? आप न आओ देखेंगे न ताओ देखेंगे, सीधे अजुड़ा जाएंगे। जो होगा सो देखा जाएगा। क्या होगा? जो होगा सो देखा जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन बुराई नहीं सहेंगे अपने देश के प्रति। तो इसी भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। समझे? चलिए राष्ट्रवाद समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद का एक परिभाषा लिख देते हैं। चलिए राष्ट्रवाद की का परिभाषा लिख दें। लिखते हैं, एक सेकेंड। चलिए
लिखते हैं। ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक जो किसी विशेष भौगोलिक कुछ नहीं किए हैं, जो आपको समझा है वही लिख दिए हैं यहाँ पे। जो किसी भौगोलिक सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता लाती है। क्या लाती है? एकता। एकता लाती है, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए 1 सेकंड रुकते हैं, थोड़ा हम रेस्ट कर लें। चलिए, राष्ट्रवाद समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद में ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता लाती है, उसे ही राष्ट्रवाद की भावना कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ लिए। अब राष्ट्रवाद समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये समझते हैं राष्ट्रवाद का विकास कहाँ हुआ और कब हुआ। ये समझते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास कहाँ हुआ और कब हुआ। तो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का विकास 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? राष्ट्रवाद का विकास राष्ट्रवाद का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यूरोप में हुआ था, इतना समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप में हुआ था। चलिए राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्तियां। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं।
जो राष्ट्रवाद की भावना की जो अभिव्यक्ति थी वो सर्वप्रथम यूरोप के एक देश में, फ्रांस में दिखी गई थी। ये जो राष्ट्रवाद की भावना की पहली अभिव्यक्ति जो यूरोप में, फ्रांस में देखी गई थी, यूरोप के फ्रांस में देखी गई थी। ठीक है, तो चलिए उसे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम इसको ऐसे बनाकर लिख रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में 1789 ईस्वी में देखी गई थी। ये समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांस में देखी गई थी। चलिए यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, क्रांति। आखिर पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्रांति भी समझेंगे। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में 1789 ईस्वी में देखी गई थी। तो अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, क्रांति। क्रांति आखिर क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। क्रांति क्या समझाना है, क्रांति। तो हम आप लोगों को अभी एक उदाहरण दिए, जो इस टाइप का एक देश था। ठीक है, और ये वहाँ का राजा था। ठीक है, तो ये सब यहाँ का प्रजा था। ठीक है, तो ये राजा इन लोगों के प्रति क्या किया, इन लोगों का शोषण किया। ये जो बिंदु में आपको दिखाई दे रहा है सब प्रजा है। तो ये जो राजा था, राजा इन लोगों का शोषण किया। क्या किया, इन लोगों का शोषण किया। और इन लोगों का शोषण किया तो ये सब एक होकर इसका विरोध करने लगे। क्या मतलब, रोड पे, सड़क पे आकर आंदोलन करने लगे। क्रांति का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए हम आपको उदाहरण दिए कि एक देश है, इसमें एक राजा है, ये सब प्रजा है। तो राजा प्रजा की सेवा के लिए होता है। ये बात सही है कि नहीं? तो अगर राजा शोषण करेगा तो ये सब विरोध करबे करेगा। ठीक है, तो ये लोग विरोध किया, ये सब प्रजा मिलकर और रोड पर इकट्ठा होकर नारा देने लगा, राजा मुर्दाबाद, राजा मुर्दाबाद। चलिए अब राजा क्या कहेंगे, इस राजा का एक नामकरण भी कर लेते हैं। इस राजा का नाम था लुई 16वां। इस राजा का क्या नाम था, लुई 16वां। राजा का क्या नाम था, लुई 16वां। चलिए अब जब लुई 16वां के विरोध में लोग खड़े हो गए, क्या हो गए, खड़े हो गए, बोले कि लुई 16वां मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लुई 16वां को गद्दी पर से हटा दो, लुई 16वां को गद्दी पर से हटा दो। और इस तरह नारा लगा कर उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो गए कि अब कुछ भी हो जाए, इसको तो हटाइए के रहेंगे गद्दी पर से, जो होगा सो देखा जाएगा। ये भी वैसे ही न आओ देखा न ताओ देखा। इसी में मतलब क्रांति के लिए, इसी को क्रांति कहते हैं। इसी का अर्थ ही होता है क्रांति। जैसे किसी के विरोध में नारा देने लगे और उससे लड़ने के लिए व्याकुल होने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम उससे लड़बे करेंगे। इसी का अर्थ होता है क्रांति। इसी को क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, क्रांति। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद कब शुरू हुआ, तो क्रांति। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद यूरोप में कब शुरू हुआ, तो राष्ट्रवाद
राष्ट्रवाद कब शुरू हुआ? तो राष्ट्रवाद यूरोप में पुनर्जागरण, राष्ट्रवाद यूरोप में पुनर्जागरण के बाद शुरू हुई। जागरण के बाद शुरू हुई। राष्ट्रवाद यूरोप में कब शुरू हुई? पुनर्जागरण के बाद। ठीक है, चलिए राष्ट्रवाद का एक और छोटा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। राष्ट्रवाद का एक और छोटा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। पहले बोर्ड क्लिक करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से डबल C लिख कर भेजें। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए क्लीन कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एक राष्ट्रवाद का एक और छोटा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। आप लोग को 3 गो 4 गो इसीलिए बताते हैं ना कि 2 गो याद नहीं होगा तो 1 गो तो याद रहेगा, मतलब सटीक रहेगा। 2-3 गो डिफिनीशन बताने का यही लक्ष्य है कि आप लोगों को 2-3 बताएंगे तो एक भी तो याद रहेगा। आप लोगों को एक भी याद रहेगा, एक भी याद रहना संभावना नहीं है। आप लोगों को 2-3 बताए उसमें तो 3 गो तो सभी जो वीडियो देख रहे हैं उसको याद हो जाएगा। 3 गो सभी बच्चों को याद हो जाएगा। वो जो मतलब एक आध गो होता है सबसे वीक, उसी को नहीं याद होगा। समझ गए? हाँ तो चलिए 1 मिनट। चलिए राष्ट्रवाद का एक और देखते हैं। तो राष्ट्रवाद जो अपने देश के प्रति, जो अपने देश के प्रति, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास। सोच और लगाव की भावना का विकास। सोच और लगाव की भावना का विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए राष्ट्रवाद का एक और परिभाषा समझ लिए। चलिए अब समझते हैं पुनर्जागरण। एक और बात समझ लेते हैं। हाँ, जिस व्यक्ति में यह भावना होती है, नोट, जिस व्यक्ति में यह भावना होती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। इतना समझ लिए। चलिए एक और लास्ट टॉपिक बचा आपका पुनर्जागरण। क्या बचा है? पुनर्जागरण। इसे समझकर अब क्लास का डी एंड कर दीजिएगा। पुनर्जागरण होता क्या है? आइए समझते हैं। पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप में जो सांस्कृतिक, धार्मिक एवं प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। 14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में
14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में 14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में जो सांस्कृतिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए। धार्मिक प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। चलिए अब इसको समझ के और क्लास का दी एंड कर दिया जाएगा। तो राष्ट्रवाद, तो इसको समझते हैं। राष्ट्रवाद जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो अपने देश के प्रति अपने देश के प्रति स्नेह, लगाव, प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। और जिस व्यक्ति में यह भावना होती है या पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति में यह भावना होती है या पनपती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण क्या है? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप में जितने भी सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रगतिशील युद्ध हुए उन्हें ही पुनर्जागरण कहते हैं। उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। चलिए एक बार और समझते हैं। 14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में जितने भी धार्मिक 14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्रगति आंदोलन तथा युद्ध हुए इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं पुनर्जागरण। 14वीं से 16वीं सदी तक यूरोप में जो भी संस्कृति एवं धार्मिक प्रगति आंदोलन हुए उसे ही पुनर्जागरण कहते हैं। चलिए ये आपको समझ में आ गया तो डबल सी लिख कर दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।